ठीक है, समझ में आया? तो इस तरह से पुली वाले सवाल करते हैं। क्लियर है ये चीज? अब देखो और अपन क्वेश्चंस प्रैक्टिस और देखें। देखो ये पुली वाले फॉर्मूले पे होता है वीपी बराबर वी ए प्लस वीबी बाई टू। साइन कन्वेंशन क्या है? ऊपर की ओर की वेलोसिटी है तो प्लस का लेना, नीचे की ओर की वेलोसिटी है तो माइनस का लेना, बस उसी से ही इस तरह के सवाल होते हैं। अब देखो ये एक ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें ब्लॉक जो होते हैं, कोई स्क्वायर शेप का, ट्राइंगल शेप का, रेक्टेंगल शेप का, इस तरह के ब्लॉक्स जब आपस में साथ साथ टक्कर के मूव करते हैं तो ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं? वेज कंस्ट्रेंट मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? वेज का मतलब क्या होता है? सॉलिड ब्लॉक। कोई सॉलिड ब्लॉक अगर है तो इस तरह के ब्लॉक को क्या बोलते हैं? वेज बोलते हैं। तो ये ब्लॉक जब आपस में साथ साथ मूव करते हैं तो ऐसे जो मोशन होता है उसको क्या बोलते हैं? वेज कंस्ट्रेंट मोशन बोलते हैं। ठीक है। अब वेज कंस्ट्रेंट मोशन के लिए कंडीशन क्या होती है कि कोई भी दो ब्लॉक अगर साथ में मूव कर रहे हैं जिनकी वेलोसिटीज क्या है, मान लो v1 v2 है ना, अगर वो दोनों साथ में मूव कर रहे हैं तो पहली बात तो उनकी जो कांटेक्ट सरफेस है उस कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, क्योंकि एक दूसरे के अंदर समा नहीं सकते ये भाई, इस तरफ तो देखो रिलेटिव मूव कर सकते हैं लेकिन इस तरफ दोनों रिलेटिव मूव नहीं करेंगे, दोनों साथ साथ ही मूव करेंगे। तो जो कांटेक्ट सरफेस है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उनकी वेलोसिटी क्या रहती है? हमेशा सेम होती है। ये वेज कंस्ट्रेंट मोशन की कंडीशन होती है कि जो ऑब्जेक्ट है उनका कांटेक्ट प्लेन जो है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगी? उन दोनों की सेम रहेगी, या फिर उस डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? सेम रहेगी, या फिर जो उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा? सेम होगा। समझ आई बात? ये होता है वेज कंस्ट्रेंट मोशन में। फॉर वेज constrained motion, velocities perpendicular to contact plane of wedges are equal. Velocities perpendicular to contact plane of wedges are equal, or relative velocity perpendicular to contact plane of wedges is 0. इस डायरेक्शन में दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी यानी कि एक वेलोसिटी में से दूसरी वेलोसिटी को घटाओगे तो क्या आनी चाहिए? वो 0 आनी चाहिए। क्योंकि ये दोनों ब्लॉक है, ये दूसरे के अंदर इस डायरेक्शन में तो डेफिनेटली घुसेंगे ही नहीं। इस डायरेक्शन में एक दूसरे के रिलेटिव मूव कर सकते हैं लेकिन इस डायरेक्शन में दोनों साथ साथ ही मूव करेंगे। ये वेज कंस्ट्रेंट मोशन की कंडीशन होती है। ठीक है। तो अगर इसका वेलोसिटी v1 है, इसका v2 है इस डायरेक्शन में, तो डेफिनेटली v1 और v2 क्या हो जाएंगे? बराबर ही होंगे, चाहे कुछ भी हो। समझ में आई बात? ये वेज कंस्ट्रेंट मोशन का कंडीशन होता है। ठीक है। इस पे भी एक दो सवाल बनते हैं। देखो सवाल कैसे होते हैं, सवाल देखेंगे। जैसे इसके सवाल क्या होते हैं, ये देखो एक वेज है ऐसा, जिसका ये एंगल क्या है? थीटा है, और इसके ऊपर एक इस तरह का वेज है। ये वेज ए है, ये वेज बी है। ये वेज जो है v वेलोसिटी से नीचे आ रहा है और यहाँ पे दीवारें लगी हुई, यानी कि ये वेज ना तो इधर खिसक सकता है ना इधर खिसक सकता है। इसको ये कंस्ट्रेंड है केवल नीचे की ओर आने के लिए। अब ये v वेलोसिटी से नीचे आ रहा है। ये ट्राइंगुलर वेज जो है, राइट एंगल ट्राइंगल वाला एक वेज, ये जमीन पर इस तरह से रखा। अब ये जब नीचे आ रहा है इसके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि इस तरफ जाएगा। एक ही ऑप्शन बचता है ना, अगर इसको नीचे की ओर धक्का दे तो ये ट्राइंगुलर वेज क्या होगा? इधर ही जाएगा। ऐसे जैसे जैसे ये नीचे आएगा तो ऐसे 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 ही होगा ना। देखो ये तो नीचे आ रहा है और ये आगे बढ़ रहा है। तो सवाल ये कि किस वेलोसिटी से इस तरफ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाएगा, ये सवाल है। तो इस सवाल को देखो कैसे करेंगे। इस सवाल को करने के लिए ये इन दोनों का कांटेक्ट प्लेन है, कांटेक्ट प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आए, है ना। अब देखो ए जो है, ए की वेलोसिटी v तो क्या है? नीचे की ओर है, ए तो नीचे की ओर आ रहा है। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल 90 माइनस थीटा, ये एंगल वापस क्या हो जाएगा? थीटा ही हो जाएगा। यानी कि ए की इस डायरेक्शन में देखो वेलोसिटी क्या होगी? ए की इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हो गई? v cos थीटा हो गई। मान लीजिए उस समय b जो है इस तरफ v डैश वेलोसिटी से जा रहा है,
तो b का इस डायरेक्शन में उस समय वेलोसिटी क्या हो जाएगा, क्योंकि ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये वापस क्या हो जाएगा थीटा। अगर ये v डैश है तो इस डायरेक्शन में v डैश का ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, v डैश साइन थीटा हो जाएगा। समझ में आई बात। अब a का इस डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट है v cos थीटा, b का इस डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट है v डैश साइन थीटा। तो वेज कंस्ट्रेंट मोशन की कंडीशन क्या होती है, कांटेक्ट प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटीज क्या होनी चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये जो v cos थीटा है, ये जो v cos थीटा है, ये v डैश sin थीटा के बराबर हो जाएगा। तो यहां से v डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos थीटा अपॉन sin थीटा, यानी कि sin थीटा में मैं cos थीटा का डिवाइड कर दूं नीचे लाके, तो sin अपॉन cos क्या होता है, tan थीटा। तो v डैश कितना हो जाएगा, v अपॉन tan थीटा हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर थीटा 30 डिग्री हो, कितना 30 डिग्री, तो उस केस में v डैश की देखो वैल्यू क्या आ जाएगी, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो कितना हो जाएगा √3 भी आंसर हो जाएगा। ये होता है वेज कंस्ट्रेंड मोशन, जिसमें दोनों ब्लॉक के कांटेक्ट प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटीज क्या हो जाती है, सेम हो जाती है ना। या तो वेलोसिटी डायरेक्ट दे रखा होगा, डायरेक्ट नहीं दे रखा होगा तो फिर कंपोनेंट निकाल के कंपोनेंट को क्या कर दोगे आप, बराबर कर दोगे। तो इससे क्या आ जाएगा आपका, वेज कंस्ट्रेंट मोशन में वेलोसिटीज के रिलेशन आ जाएंगे और प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ओके, नोट कर रहे हो क्वेश्चन, ये कर लिया, आइडिया लगा। वेज कंस्ट्रेंट मोशन क्या है, पुली कंस्ट्रेंट मोशन क्या है, पुली वाला हो गया, वेज वाला हो गया। अब देखो ये क्या है, ये जो अभी तक ये सीखे ना, पुली वाला कंस्ट्रेंट मोशन, वेज कंस्ट्रेंट मोशन। कंस्ट्रेंट मोशन एक तो क्या है, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ बाउंडेड हो, तो इस तरह के मोशन को क्या बोलते हैं, वेज कंस्ट्रेंट मोशन बोलते हैं। मान लीजिए दो सहेलियां, एक सहेली ने अपने यहाँ पे चुन्नी बांध ली, दूसरी सहेली ने अपने यहाँ चुन्नी बांध ली। अभी जैसे गंवरा का मौसम चल रहा है, गनगौर का चल रहा है ना, गनगौर में डांस करती है सहेलियां, तो वो हंसी मजाक में एक कोई ईसर बन गया, एक कोई गंवरा बन गया, ऐसे डांस कर रहे चुन्नी बांध के, तो एक इधर भागी तो दूसरी भागी ना, तो इस तरह का इमेजिन कर सकते हो। तो बाउंडेड जो मोशन होता है, एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ जो बाउंडेड मोशन है, वो क्या होता है, कंस्ट्रेंट मोशन होता है। कंस्ट्रेंट मोशन में कितने तरह के मोशन पढ़ते हैं अपन, पुली कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ते हैं, वेज कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ते हैं, है ना। ये क्या बेसिक्स हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को समझने का। न्यूटन्स लॉज ऑफ एनर्जी होता है, कोई ऑब्जेक्ट इस दुनिया का अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, कोई ऑब्जेक्ट इस दुनिया में चल रहा है तो वो चलता ही जाएगा, है ना। आपने देखा होगा कि इंसान आलसी है, वो आलसी और ज्यादा होता रहता है ना, लेकिन जो इंसान कामेड़ा है वो दिनों दिन और ज्यादा काम करता रहेगा, उसको काम करने मजा आएगा। वो काम करते हुए जब रुक जाता है ना, रेस्ट, उसको रेस्ट नाम से चिढ़ मच जाती है, नहीं क्या। आप कौन सी कैटेगरी में आते हो, आपको कौन सा इनर्शिया प्रभावित करता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट या इनर्शिया ऑफ मोशन, किस इनर्शिया से ग्रसित हो आप, इनर्शिया ऑफ मोशन है, आपको रोकना मना मुमकिन है? मिक्स में हो, कभी मोशन में आ जाते हो, कभी रेस्ट में, है ना, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट भी देखो जरूरी है जिंदगी में, इनर्शिया ऑफ मोशन भी जरूरी है, हमें भागना भी जरूरी है तो रेस्ट भी करना जरूरी है ना। तो इनर्शिया जो है, इनर्शिया एक्चुअल में क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन में चेंज को अपोज करने वाली प्रॉपर्टी होती है, उसको इनर्शिया बोलते हैं। इनर्शिया की डेफिनेशन क्या होती है, इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कोई भी ऑब्जेक्ट के मोशन में होने वाले चेंज को अपोज करती है। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो ना ना मैं तो रेस्ट नहीं करूंगा, मैं नहीं मूव होने वाला, और अगर वो मोशन कर रहा है, ना ना मैं रेस्ट में नहीं आने वाला, है ना। वो क्या क्या लाइक नहीं करता, वो चेंज पसंद नहीं करता, बदलाव जो उसको पसंद नहीं है ना। कुछ अपने घरों में भी होते हैं ऐसे जो थोड़ी एज में हो जाते हैं, तो उनको बदलाव पसंद नहीं है कि आज कल यहाँ पे वो
पाटा रखा था, सोफा रखा था, वो इधर कैसे कर दिया, इसको एक इंच इधर कैसे कर दिया, वैसे कैसे कर दिया, है ना। गिलास ये ऐसे क्यों रखी, वैसे क्यों नहीं रखी, चप्पल ऊंधी क्यों पड़ी है, सीधी करो इसको, धरती पे बाहर बढ़ रहा है। तो उनको चाहिए होती परफेक्ट चीजें, होते ना ऐसे। तो इनर्शिया क्या होती है, जिन ऐसी प्रॉपर्टी है नेचर की जो चेंज को अपोज करती है। रेस्ट में तो रेस्ट रहना चाहेगी, और मोशन में तो मोशन में रहना चाहेगी। वो कहती है कि जैसी परिस्थिति है वैसे ही रहने, तो जो बदलाव है वो मुझे पसंद नहीं है। ये होता है इनर्शिया। और इनर्शिया किसके पास ज्यादा होता है, जिसके पास मास ज्यादा होता है। इनर्शिया को आज तक हम मेजर नहीं कर पाए, है ना। इनर्शिया फील जरूर करते हैं अपन, लेकिन उसको मेजर नहीं कर पाए। इनडायरेक्ट तरीका क्या है मेजर करने का, मास को मेजर कर लो, क्योंकि मास और इनर्शिया एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा इनर्शिया होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक भारी ट्रक, उसका मास बहुत ज्यादा, तो उसका इनर्शिया भी बहुत ज्यादा। तो वो अगर वो रेस्ट में है तो उसको चलाने के लिए ज्यादा फोर्स की जरूरत होगी, और अगर वो मोशन कर रहा है उसको रोकने के लिए ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, है ना। यानी कि उसके मोशन को चेंज करना इज नॉट इजी टास्क, इट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। समझ में आई बात। तो वो क्या है, मास ज्यादा तो इनर्शिया ज्यादा। यहां से ये फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन से, एनएलएम से, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से हमें बात पता चलती है। इनर्शिया दो तरह के होते हैं, रेस्ट का और मोशन का। फिर सेकंड लॉ आ जाता है। फर्स्ट लॉ खाली स्टेटमेंट है, इसका कोई ऐसा फॉर्मूला वगैरह नहीं है। बस इस लॉ से हमें मास के बारे में एक डेफिनेशन मिल जाती है, एक परिभाषा मिल जाती है, केवल फर्स्ट लॉ से। लेकिन जो मेन बात पता चलती है वो सेकंड लॉ से पता चलती है। सेकंड लॉ क्या होता है, सेकंड लॉ को समझने से पहले हमें समझना होता है मोमेंटम, है ना। फिजिक्स में जब भी कोई नया लॉ या नया कोई क्वांटिटी डिफाइन करते हैं तो फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करनी होती है। सबसे पहली फिजिकल क्वांटिटी क्या डिफाइन करते हैं, मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है। मोमेंटम, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी यूनिट क्या हो गई, मास का होता है केजी, वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड। तो केजी इंटू मीटर पर सेकेंड क्या हो जाएगा, मोमेंटम का यूनिट हो जाएगा। समझ आई बात। फिर दूसरी क्वांटिटी जो डिफाइन करते हैं, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, दूसरी क्वांटिटी क्या है, फोर्स। फोर्स क्या होता है, ऐसा पुलिंग या पुशिंग इफेक्ट विच कैन चेंज स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, जो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की स्टेट को चेंज कर दे। ऐसा पुलिंग या पुशिंग इफेक्ट जो होता है, प्रभाव जो होता है, वो क्या होता है, फोर्स होता है ना। आप मान लीजिए बैठे हो आलस में, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, है ना। एकदम आपको कोई आपका दोस्त बोले चलो बाहर पानी पी, आप तो मैं तो कौन चलो, और मूड को नहीं, तो फिर दोस्त क्या करता है, आपको चल नहीं, धक्का दे दिया। तो वो क्या, धक्का क्या है, फोर्स, जिसने आपके आपके मोशन की स्टेट को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, है ना। फिर आपका इनर्शिया, जो पहले इनर्शिया ऑफ रेस्ट था, वो क्या जाएगा, इनर्शिया ऑफ मोशन, क्योंकि धक्का ज्यादा मिल गया है, आपको कोई चोट लग गई है, अब आप हो गए तिल मिला गए, और थप्पड़ों की बौछार शुरू हो गई है। आपने एक मारी, उसने दो मारी, आपने चार मारी, उसने पांच मारी, फिर गालियों की बौछार शुरू हो गई, है ना। फिर खोरिया ईंट की बौछार शुरू हो गई, माथा खोल दिया एक दूसरे का, वहां तक पहुंच गया क्या, इनर्शिया ऑफ मोशन, है ना। शुरुआत कहाँ से हुई, चिंगारी से, और रूप क्या ले लिया उसने, परमाणु बम का ले लिया, नहीं, दोनों में भारी विस्फोट हो गया। फिर मेरे पास आए कि सर हमारा झिंटा झाल लिया है, हमारे ठोलो मार दियो। तो ऐसी स्थिति हो जाती है। तो फोर्स क्या है, जो किसी भी मोशन की ऑब्जेक्ट की जो स्टेट ऑफ मोशन है उसको चेंज कर देता है। ऐसा इफेक्ट जो होता है, ऐसा पुलिंग या पुशिंग इफेक्ट क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, एमकेएस यूनिट। और सीजीएस यूनिट क्या होती है,
डाइन होती है, और 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? 10⁵ डाइन के बराबर होता है। डाइन क्या है? फोर्स की सीजीएस यूनिट है, और न्यूटन क्या है? एमकेएस यूनिट है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। ये दूसरी क्वांटिटी डिफाइन की जाती है सेकंड लॉज ऑफ मोशन को समझने के लिए। आगे बढ़े, नेक्स्ट सेकंड लॉज ऑफ मोशन का स्टेटमेंट अभी तक हमने नहीं समझा है, उससे पहले हम फोर्स को समझ रहे हैं। लेकिन फोर्स के भी अलग अलग टाइप होते हैं। फोर्स कई तरह का पाया जाता है इस दुनिया में, है ना। ये जो फोर्स है, जो धक्के का एहसास है, वो कई तरह का होता है। एक तो था ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन जैसे अर्थ हमें हमें अपनी तरफ खींच रही है कंटिन्यूअसली, है ना। अपन एकदम नीचे की ओर ऐसे फील करें ना, जा रहे हैं, वो किस वजह से हो रहा है? ग्रेविटेशन। पूरे प्रकृति में एक दो तीन तीन तरह के फंडामेंटल फोर्स पाए जाते हैं। एक चौथी कैटेगरी कॉन्टैक्ट फोर्स की रहती है वैसे तो, लेकिन मेनली तो ये तीन ही पाए जाते हैं। कौन कौन से? ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड न्यूक्लियर। न्यूक्लियर में भी दो कैटेगरी होती है, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ग्रेविटेशन पाया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पाया जाता है, न्यूक्लियर फोर्स पाया जाता है, कॉन्टैक्ट फोर्स। ग्रेविटेशन 11th क्लास के एक पूरा चैप्टर होता है, पढ़ना होता है हमें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स 12th क्लास में पूरी फर्स्ट बुक इसी के बारे में। न्यूक्लियर फोर्स 12th क्लास के सेकंड बुक एक चैप्टर होता है। कॉन्टैक्ट फोर्स जो है हमें मेनली न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में समझना होता है। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? कब उसी समय एक्ट करता है जब दो बॉडीज आपस में क्या होती है? कॉन्टैक्ट में होती है, टच कर रही होती है ना। ठीक है, जब दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में होती है उसी समय कांटेक्ट फोर्स एक्ट करता है ना। कांटेक्ट फोर्स के टाइप क्या है? एक तो होता है नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, एक होता है फ्रिक्शन फोर्स, एक होता है टेंशन फोर्स। कांटेक्ट फोर्स तीन तरह के, कौन कौन से? नॉर्मल, फ्रिक्शन एंड टेंशन। ये तीनों फोर्स हमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पढ़ने होते हैं, है ना। दो बॉडीज जब भी कांटेक्ट में है, जैसे आप पे कोई थप्पड़ मार रहा है तो कांटेक्ट में है, तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा? वो कांटेक्ट फोर्स होगा। वो ग्रेविटेशन या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं होगा। तो आपको थप्पड़ का एहसास हो रहा है ना, कभी कोई चांटा मारता है तो वो क्या है? कांटेक्ट फोर्स है। आप चलते चलते दीवार से भिड़ गए तो दीवार के कांटेक्ट में आए, तो वो कौन सा फोर्स है? कांटेक्ट फोर्स है ना। आप रास्ते पे चल रहे हो, आपको गोदे ने मार दिया पीछे से, तो वो कौन सा फोर्स है? कांटेक्ट फोर्स है। आप कांटेक्ट में आए इसलिए। वो ग्रेविटेशन नहीं है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी नहीं है। वो क्या है? कांटेक्ट फोर्स है। मैं यहाँ पे अभी खड़ा हूँ अर्थ पे, मेरे टांगों में दर्द शुरू हो जाएगा ना, घंटा 2 घंटा 3 घंटा खड़ा रहूंगा, तो कौन सा फोर्स लग रहा है अर्थ का मेरी और टांगों पे? कांटेक्ट फोर्स लग रहा है। और उसमें भी कौन सा लग रहा है? नॉर्मल फोर्स। तो अभी अपन समझेंगे। समझ में आया? जब दो बॉडीज कांटेक्ट में होती है तब उनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या होता है? कांटेक्ट फोर्स होता है। ओके, अब कांटेक्ट फोर्स में भी अलग अलग कैटेगरी है, वो अपन समझेंगे। उससे पहले सेकंड लॉ का एक स्टेटमेंट देख लेते हैं कि सेकंड लॉ है क्या। सेकंड लॉ क्या कहता है कि कोई मास का ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से जा रहा है और उसमें फोर्स कोई F लग रहा है, तो ये जो फोर्स F है ये इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन इट्स मोमेंटम, है ना। कोई भी बॉडी पे अप्लाई किया गया फोर्स हमेशा उस बॉडी के मोमेंटम में जो रेट ऑफ चेंज होती है उसकी बराबर होता है। रेट ऑफ चेंज के लिए हमेशा क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन करते हैं, है ना। मोमेंटम का टाइम के साथ जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? फोर्स आएगा, है ना। क्योंकि आप जब कार को धक्का दे रहे हो या फिर किसी ऑब्जेक्ट को धक्का दे रहे हो, है ना, जैसे मान लो कोई मान लो कोई शैतान बच्चा यहाँ पे खड़ा है, उसको मैं धक्का दे के बाहर निकल ऐसा करके, तो मैं जब वो तो उसकी वेलोसिटी 0 है। मैंने अचानक उसके बुकिए को पकड़ के बाहर फेंका, क्या बोलते हैं इसको? राइट आर्म को पकड़ के, लेफ्ट आर्म को, जो भी है, इसको बुकिया बोलते हैं ना मारवाड़ी में। तो इसको पकड़ मैंने बाहर फेंका तो उसकी वेलोसिटी सडनली इंक्रीज हुई, उसके पास एक्सेलरेशन आया, एक्सेलरेशन आया तो क्या आया? फोर्स आया। तो ये जो फोर्स है जो उसका वेलोसिटी में चेंज है उससे आएगा, यानी कि उसके जो मोमेंटम है, मास इनटू वेलोसिटी का जो मल्टीप्लिकेशन है, उसका जो रेट ऑफ चेंज होगा टाइम के साथ, वही किसके बराबर हो जाएगा? फोर्स के बराबर हो जाएगा, है ना। जो उसको धक्के का जो एक्सपीरियंस होगा ना, वो धक्के का जो एक्सपीरियंस है उसके मोमेंटम में जो रेट ऑफ चेंज है उसके बराबर होगा।
है ना, ऐसे फटाफट ऐसे वो जा रहा है, समझ आई बात। तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स होता है। फिर मोमेंटम को लिख देंगे मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। देखो डिफरेंशिएशन का एक रूल होता है, यूवी लॉ, डिफरेंशिएशन का एक रूल होता है यूवी लॉ। यू को कुछ नहीं किया, वी का डिफरेंशिएशन, प्लस वी को कुछ नहीं किया, यू का डिफरेंशिएशन, ऐसे, ये यूवी लॉ कहलाता है। यू को कुछ नहीं किया, वी का डिफरेंशिएशन, प्लस वी को कुछ नहीं किया, यू का डिफरेंशिएशन, इसको यूवी लॉ बोलते हैं। तो इसका एम वी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एम डी वी अपॉन डी टी प्लस वी डी एम अपॉन डी टी। अगर मास कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है, तो ये जीरो हो गया। तो फोर्स किसके बराबर आ जाएगा, केवल एम डी वी अपॉन डी टी के ही बराबर आ जाएगा। फोर्स किसके बराबर आ गया, एम डी वी अपॉन डी टी। वेलोसिटी में रेट ऑफ चेंज किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन के बराबर होता है। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये वैल्यू यहां पे रख दी, तो फोर्स बराबर क्या आ गया, एम ए आ गया, एफ बराबर एम ए। ये होता है सेकंड लॉ, कि कोई भी ऑब्जेक्ट एम मास का अगर ए एक्सेलरेशन से चल रहा है तो उस पर जो लगने वाला नेट फोर्स है, नेट फोर्स हमेशा किसके बराबर होगा, एम ए के। ये सेकंड लॉ की इक्वेशन हो जाती है, जिसका यूज हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में करते हैं। समझ में आई बात, ये है सेकंड। फिर आता है थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या कहता है, थर्ड लॉ क्या कहता है कि जैसे दो बच्चे झगड़ लिए, मेरे पास आए कि सर इसने मेरे झींटे जाल लिए, तो पहले वाला क्या बोलेगा कि नहीं सर पहले उसने मेरे चूंटियां बोड़ा था, तो उस एक्शन का ये रिएक्शन था, होता है ना, कि नहीं सर पहले इसने छेड़खानी की, पहले मेरे को इसने कर दिया था, चूंटियां बोड़ दिया था, मैंने झींटे जाल लिए। तो ये क्या एक्शन का रिएक्शन है ना। तो न्यूटन ने ये बात क्या देखी कि दुनिया में जो फोर्स है ना, उस फोर्स के साथ में भी ये रूल लागू हो रहा है। इंसानों के साथ में तो है ही जी, है ना। कोई आपको नफरत करे तो आप भी उससे नफरत करोगे, कोई आपको छेड़ दे तो आप भी उसको छेड़ोगे, कोई आपको पीट दे तो आप भी उसको पीटोगे। मतलब ये चलता है ना, एक्शन का रिएक्शन, है ना। कोई आपसे स्नेह करे, प्रेम करे तो आप भी उससे प्रेम करने लगोगे। तो ये एक्शन का रिएक्शन चलता आ रहा है। तो न्यूटन ने ये देखा कि दुनिया में जो फोर्स है, जितने भी फोर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, जितने भी टाइप के, कहीं पे भी है, तो वो हमेशा किस में एग्जिस्ट करेंगे, एक्शन रिएक्शन पेयर में एग्जिस्ट करेंगे, है ना। न्यूटन ने कहा कि भाई अगर आप दीवार को धक्का दे रहे हो एफ फोर्स से, तो दीवार भी आपको क्या करेगी, वापस एफ फोर्स से धक्का देगी। तो फॉर एवरी एक्शन इन फोर्स देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स इन नेचर। इस प्रकृति में हर एक्शन फोर्स के लिए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स होता ही होता है। जैसे मान लो एक नंबर ऑब्जेक्ट दो नंबर पे F12 लगा रहा है, तो F2 क्या करेगा, इस पे F21 जब लगाएगा तो F12 और F21 क्या होंगे, मैग्नीट्यूड में तो एक दूसरे के बराबर होंगे, लेकिन डायरेक्शन में एक दूसरे के अपोजिट होंगे। नहीं क्या, नहीं, आपको कोई धमुका मार दे, आप नाराज हो गए हो, मेरे पास है, मैंने कहा तू पाछा मार दे, लेकिन अगर पाछा आपने धीरे मारा, आपके अंदर तसल्ली नहीं आएगी। उतनी ही इंटेंसिटी का जब आप मार दोगे ना, तब आपको लगेगा हाँ अब जिस हो गया, हो नहीं, अब ठीक है। तो ये क्या होता है कि इक्वल एंड इक्वल मैग्नीट्यूड का कि यहाँ पे क्या लगता है, फोर्स लगता है। समझ में आई बात। तो ये एक्शन रिएक्शन का कॉन्सेप्ट होता है। इस दुनिया में हर एक्शन फोर्स का इक्वल एंड मैग्नीट्यूड में अपोजिट रिएक्शन फोर्स होता है ना। ये नेचर का प्रिंसिपल है, नेचर का लॉ है। तो न्यूटन ने इसको फोर्सेस के नजरिए से भी देखा और वो बिल्कुल सही था, है ना।
फिर देखो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आते हैं अब नॉर्मल फोर्स। जो फोर्स की कैटेगरी थी ना, नॉर्मल फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स में भी नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स और टेंशन फोर्स, उनके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो सबसे पहला फोर्स है नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट जब किसी दूसरे सरफेस के कांटेक्ट में होता है तो उनके बीच जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कांटेक्ट फोर्स लगता है वो क्या कहलाता है? नॉर्मल फोर्स कहलाता है। नॉर्मल फोर्स की डेफिनेशन क्या है? द फोर्स अप्लाइंग परपेंडिकुलर टू कांटेक्ट सरफेस ऑफ एनी टू ऑब्जेक्ट्स। दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो लगने वाला फोर्स है वो क्या होता है? नॉर्मल फोर्स होता है। और नॉर्मल फोर्स हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर के फॉर्म में एक्ट करेगा, है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये m मास है, ये किस पे रखा हुआ है? जमीन पे रखा हुआ है। तो m मास पे नीचे की ओर कौन सा mg लग रहा है? ग्रेविटेशन फोर्स mg लगता है ना। देखो जब भी कोई ब्लॉक अर्थ पर रखा हुआ है m मास का, तो उस पे ग्रेविटेशन हमेशा नीचे की ओर mg लगेगा ही लगेगा। अब यहां पर देखो ये कॉन्टेक्ट सरफेस है, तो इस कॉन्टेक्ट सरफेस में ये m मास जो है इसको कोई नॉर्मल फोर्स n देगा, तो इसका एक्शन, तो अर्थ वापस इसको क्या देगी। समझ में आई बात? तो यहाँ पे एक्शन पेयर के फॉर्म में हमने क्या दिखा दिए? नॉर्मल फोर्स दिखा दिए। नॉर्मल फोर्स की खासियत क्या होती है? जो ब्लॉक हम जब हम किसी दूसरे पे फोर्स लगाते हैं ना, जैसे ये ब्लॉक अर्थ पे जो नॉर्मल फोर्स लगा रहा है, ध्यान से समझना, ये जो ब्लॉक है अर्थ पे जो नॉर्मल फोर्स लगा रहा है वो फोर्स इसके लिए तो क्या होगा? इंटरनल होगा। ये नॉर्मल फोर्स क्या होगा? इंटरनल फोर्स फॉर ब्लॉक होगा। हो जाएगा, हम गाड़ी को धक्का देते हैं, हम गाड़ी को जब धक्का देते हैं तो गाड़ी पे हम जो लगा रहे हैं वो हमारे लिए तो क्या है? इंटरनल है, लेकिन गाड़ी के लिए क्या होगा? एक्सटर्नल। गाड़ी वापस हम पे जो फोर्स लगाएगी वो हमारे लिए एक्सटर्नल होगा, लेकिन गाड़ी के लिए क्या होगा? इंटरनल। एक्सटर्नल और इंटरनल की समझ में आया डिफरेंस होता है? एक्सटर्नल फोर्स जो हम लगा रहे हैं ना वो हमारा आंतरिक मामला है, हमारा पर्सनल अफेयर है, तो वो हमारे लिए क्या हो गया? इंटरनल। जो हम पे कोई लगा रहा है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल हो जाएगा। समझ में आई बात? ये जो हम किसी पे लगा रहे हैं वो हम हमारे लिए क्या? इंटरनल है ना। आई बात समझ में? लेकिन जो हमारे ऊपर कोई लगा रहा है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल हो जाएगा। समझ आई बात? ठीक है। जब गलती आपकी हो और आपसे पूछे क्या दोनों में लड़ाई क्यों हुई, तो आपकी अगर गलती हो तो आप क्या बोलते हो? तू बकवास ना कर, और हमारा इंटरनल मैटर है नहीं। और गलती आपकी नहीं है, दूसरे वाले की हो, आपसे आके पूछे कि झगड़ा क्यों हुआ, कह रहा तो बात तो यही है, बात तो यही है, बात तो यही है, अपन बोलने लग जाते हैं ना। जब गलती हमारी हो तब हमारे लिए क्या हो जाता है? वो इंटरनल मैटर हो जाता है। लेकिन गलती दूसरे वाली का तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है? एक्सटर्नल मैटर हो जाता है। तो इसी तरह से जब हम कोई फोर्स खुद लगाते हैं वो हमारे लिए क्या है? इंटरनल है। लेकिन जब हम पे कोई फोर्स लगाता है तो हमारे लिए वो क्या हो जाता है? एक्सटर्नल हो जाता है ना। और हमें डराइव कौन करता है? हमारा जो मोशन है वो कौन कंट्रोल करेगा? इंटरनल या एक्सटर्नल? एक्सटर्नल। जो हम पे फोर्स लगता है ना वो हमेशा हमारा क्या करता है? मोशन को कंट्रोल करता है। जो हम किसी पे फोर्स लगा रहे हैं उससे हमारा मोशन कंट्रोल नहीं होता है। समझ आई बात? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं हवा में फोर्स लगा रहा हूं अभी, तो फोर्स लगाने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन फोर्स लग ही नहीं रहा, ना मैं मोशन करूंगा ना कोई हवा मोशन करेगी। लेकिन अगर यहाँ पे दीवार होती है, दीवार को जैसे ही धक्का देता हूँ, मैंने दीवार को आगे धक्का दिया, दीवार मेरे को क्या कर रही है? मैं तो भाई दीवार को आगे धक्का दे रहा हूँ ना, तो वो जो आगे वाला फोर्स है वो मेरे लिए काम का है क्या? अगर मेरे लिए काम का होता तो मैं क्या करता? मैं भी आगे गिरता, दीवार की साइड में जाता मैं, पर वो मेरे मोशन को कंट्रोल नहीं करता। जो दीवार वापस मुझ पे रिएक्शन लगा रही है वो क्या कर रहा है? मेरे मोशन को कंट्रोल कर रहा है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, फॉर मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ओनली एक्सटर्नल फोर्सेज आर रेस्पॉन्सिबल, इंटरनल फोर्सेज रेस्पॉन्सिबल
नहीं है, केवल और केवल एक्सटर्नल फोर्स ही रेस्पॉन्सिबल है। तो ये नॉर्मल फोर्स के बारे में हमें ध्यान रखना है, क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने वाले। क्या बनाने वाले हैं? फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में जब हमें मोशन का एनालिसिस करना है बॉडी का, ऑब्जेक्ट का, तो उसके एनालिसिस को करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ता है, FBD बनाना पड़ता है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ता है, जिससे हमारे पास क्या आती है, इक्वेशन ऑफ मोशन आती है, और उससे हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाएंगे, बॉडी को कर दो फ्री, उस पे लगने वाले सारे फोर्सेस दिखा दो, और सारे फोर्सेस कौन से दिखाएंगे, एक्सटर्नल, क्योंकि वही इसके मोशन को कंट्रोल करेंगे। बॉडी को सभी कॉन्टेक्ट से फ्री करके उस पे लगने वाले सारे एक्सटर्नल फोर्सेस को एरो से दिखा दीजिए, वही क्या हो गया उसका फ्री बॉडी डायग्राम, फोर्स बॉडी डायग्राम, FBD हो गया, है ना। पहला स्टेप क्या होता है, हमें उस बॉडी वाले जितने भी फोर्सेस है, चाहे इंटरनल है चाहे एक्सटर्नल है, एक बार आइडेंटिफाई कर लो। mg लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है, टेंशन लग रहा है, जो भी लग रहा है वो सारे क्या कर लो, आइडेंटिफाई कर लो, है ना। फिर फ्री बॉडी फ्रॉम ऑल कॉन्टेक्ट्स, बॉडी को सभी कॉन्टेक्ट से क्या कर दो, फ्री कर दो। अर्थ से टच कर रही है, अर्थ को गायब कर दो, रस्सी से बंधा हुआ रस्सी को गायब कर दो। पर गायब जब कर रहे हो, बॉडी के अलावा सारी आसपास की चीजों को जब गायब कर रहे हो, तो आप क्या करना है, फोर्सेस जितने भी है एक्सटर्नल, उनको दिखाते हुए गायब करना है। भाई रस्सी क्या दे रही थी, टेंशन दे रही थी, रस्सी को हटा दिया, अब टेंशन दिखा दी खाली। अर्थ क्या दे रहा था, नॉर्मल रिएक्शन दे रहा था, अर्थ को हटा दिया, खाली नॉर्मल दिखा दिया। तो ये काम करना है ना। इंडिकेट ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन बॉडी बाय एरोस, तीर के निशान के साथ बॉडी पे लगने वाले सारे एक्सटर्नल फोर्सेस को दिखा दीजिए, है ना। फिर क्या करना है, राइट इक्वेशन ऑफ मोशन इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लिखनी है, और वाई डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन। एक्स डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी, एक्स डायरेक्शन के जितने भी नेट फोर्स है उसको मास इनटू एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन के बराबर कर दो। वाई डायरेक्शन में जितने भी नेट फोर्स है, पॉजिटिव नेगेटिव सब ले लुआ के उसको मास इनटू वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन के बराबर कर दीजिए। और अगर इफ फोर्सेज आर बिटवीन एक्स वाई एंड एक्सिस, अगर कोई फोर्स एक्स और वाई एक्सिस के बीच में है, देखो एक्स डायरेक्शन में तो कुछ नहीं करोगे, वाई डायरेक्शन में तो कुछ नहीं करोगे, एक्स और वाई में तो कुछ नहीं करोगे, लेकिन एक्स और वाई के बीच में है, तो एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन की कंपोनेंट लोगे, है ना। इफ फोर्सेज आर इन बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस देन टेक कंपोनेंट्स। और इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो एक्सेलरेशन दोनों के जीरो जाएंगे, ax जीरो जाएगा और ay भी जीरो जाएगा। ऐसे केस में x डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो कर और बैलेंस दी फोर्सेज इन एक्स वाई डायरेक्शन, यानी कि जो ऊपर की ओर लगने वाले फोर्सेज उसको नीचे की ओर कर दीजिए, राइट हैंड साइड जितने फोर्सेज लग रहे हैं उनको लेफ्ट हैंड साइड के फोर्सेज के बराबर कर दीजिए। ये क्या होता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है, बैलेंसिंग ऑफ फोर्सेज होता है। या तो सारे लगने वाले नेट फोर्सेज का सम जीरो कर दो, या फिर फोर्सेज को बैलेंस कर दो। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये काम किया जाता है। आगे बढ़े। जैसे ये m मास का ऑब्जेक्ट अर्थ पर रखा हुआ है, हमें पता लगाना है कि नॉर्मल रिएक्शन क्या है अर्थ के द्वारा। तो देखो सिस्टमैटिकली फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हुए इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। m मास का ऑब्जेक्ट है, अर्थ पर रखा हुआ है। सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट पे लगने वाले सारे फोर्सेस को आइडेंटिफाई करना है। कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक तो लग रहा है ग्रेविटी mg नीचे की ओर, फिर ये अर्थ पे लगा रहा है नॉर्मल n, अर्थ वापस इस पे लगा रही है नॉर्मल n। सारे फोर्सेस आइडेंटिफाई कर लिए। अब इसको फ्री कर दिया, अर्थ को गायब करके खाली इस ऑब्जेक्ट को बना लिया, ये हो गया फ्री फ्रॉम ऑल कॉन्टेक्ट्स। अब इस केवल एक्सटर्नल फोर्स ही दिखाने। एक्सटर्नल फोर्स कौन सा, ग्रेविटी जो लगा रही है इस पे वो एक्सटर्नल ही है, ये अर्थ पे थोड़ा लगा रहे, अर्थ इस पे लगा रही है, तो mg क्या हो गया इसके लिए एक्सटर्नल, प्लस अर्थ जो इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगा रही है वो भी क्या हो गया एक्सटर्नल, ये इसके लिए क्या है इंटरनल। तो ये इंटरनल है तो इसको काम में नहीं लेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने में नहीं लिया। तो एक हो गया mg और एक हो गया नॉर्मल ऊपर की और हो गया। अब देखिए
अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है, बॉडी क्या है, तो ये जो mg है फोर्सेस को बैलेंस कर देते हैं इक्विलिब्रियम में। तो नीचे की ओर जो फोर्सेस है वो ऊपर की ओर फोर्सेस के बराबर हो जाएंगे। n बराबर क्या हो गया, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू इस केस में कितनी आ गई, mg के बराबर ही आ गई। समझ में आया बात? जैसे अभी आप जैसे खड़े हो यहाँ पे, जैसे अपन अर्थ पे जब खड़े होते हैं तो हमें वजन सा महसूस हो रहा है, अभी एकदम भारी भारी ऐसे फील हो रहा है, नीचे अगर गिर रहे हैं अपन। जब कोई ब्लॉक को अपन फ्री फॉल करवाते हैं यानी हवा में छोड़ देते हैं, उस समय भी ग्रेविटी तो लग ही रहा होता है, और अभी भी क्या लग रहा है, ग्रेविटी लग रहा है। इस समय नेट फोर्स कितना है, जीरो नहीं है क्या, नीचे और ऊपर बराबर है, नॉर्मल रिएक्शन और mg क्या है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, नेट फोर्स क्या है, और आपको ग्रेविटी एक्सपीरियंस हो रही है नहीं हो रही, अभी आपको फिलहाल ग्रेविटी एक्सपीरियंस हो रही है, हो रही है नहीं हो रही, हो रही है ना। लेकिन जब आप फ्री फॉल करते हो क्या करते हो, उस समय mg लग रहा होता है, नॉर्मल रिएक्शन नहीं होता, हवा में आ रहे हो, उस समय आप पे mg लग रहा है, आप फ्री फॉल कर रहे हो, आपके ऊपर नेट फोर्स है mg, है ना, ग्रेविटी लेकिन आपको उस समय एक्सपीरियंस होती है क्या, कभी आप बड़ी छलांग लगाई है आपने 5-10 फीट 15 फीट तक, छोटी नहीं बड़ी, जिसमें आप थोड़ी देर के लिए 1-2 सेकंड के लिए हवा में रहो, कभी कूदे हो, नहीं कूदे, नहीं कूदे, कभी नहीं है, कूदे हो, कहां से कूदे, 4-5 फुट, तो 10 फीट, स्विमिंग पूल में नहीं कूद के देखा कभी, उतनी हाइट से। तो जब आप हवा में होते हो तो आपको ऐसा हल्का फील होता है ना, ऐसे ऐसे लगता है जैसे ग्रेविटी जीरो हो गई है, फ्री फॉल एक्सपीरियंस होता है। झूले खाए बड़े वाला, उसमें जब नीचे की ओर आ रहे होते हो तो ऐसे होता है ना, फ्री फॉल जैसा फील होता है। तो हवा में जब आप फ्री फॉल कर रहे हो उस समय ग्रेविटी है आप पे, नॉर्मल नहीं है, नेट फोर्स है, फिर भी आप ग्रेविटी को फील नहीं कर पा रहे, लेकिन अर्थ पे जब वो आप खड़े हो तो ग्रेविटी को फील कर पा रहे हो। तो ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कांटेक्ट फोर्स है। ये कांटेक्ट फोर्स क्या कर रहा है, आपकी हड्डियां, देखो हड्डियों में कंप्रेशन आ रहा है अभी, तब आप अपनी रिजिडनेस फील कर रहे हैं ना अभी, वो क्या रहा है, ग्रेविटी mg और नॉर्मल ऊपर, तो दोनों में क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, हड्डियां कंप्रेस हो रही है, तो हड्डियों में क्या आ रहा है, स्ट्रेस आ रहा है, हड्डियों में स्ट्रेस आ रहा है, तो अपन वो स्ट्रेस फील कर रहे हैं, ये ग्रेविटी नहीं है, ये हड्डियों में नॉर्मल स्ट्रेस है, समझ रहे हो। तब अपन को यहाँ पे अभी स्टिफनेस फील हो रही है, लेकिन यही अपन अपन जब फ्री फॉल कर रहे होते हैं तो वहां पे कोई कंप्रेशन सीन नहीं क्रिएट होता, तो स्ट्रेस भी होता है हड्डियों में, तो अपन को एक फ्री फॉल जैसा एक्सपीरियंस होता है। जब गिर रहे होते हैं उस समय हड्डियों में स्ट्रेस खत्म हो जाता है, हड्डियों में रिलैक्स हो जाते हैं, है ना, रिलैक्स होते ही एकदम हल्का फील करते हैं ना। जब झूला नीचे भी आता है तो उस समय भी ऐसा एक्सपीरियंस होता है, झूला फास्ट फास्ट चल रहा होता है, जैसे नीचे की तरफ आ रहा होता है तो एकदम लाइट फील होता है ना, एकदम यहाँ पे पेट में कुछ होने लगता है, होता है ना। तो वो क्यों होता है, क्योंकि हड्डियों में स्ट्रेस जो है वो रिड्यूस हो गया, है ना, वरना कंटिन्यूसली भी हम क्या है, स्ट्रेस में है। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स का एरिया होता है ना, सॉलिड पे लगने वाला फोर्स डिवाइडेड उसका एरिया, तो ये होता है। समझ में आई बात, ठीक है। और भी देखो इसके सवाल किए थे, करते हैं, जैसे 5 kg और 3 kg, दो ब्लॉक एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, तो हमें 5 kg और अर्थ के बीच में नॉर्मल फोर्स पता लगाना है, 3 kg और 5 kg के बीच में नॉर्मल फोर्स पता लगाना है। तो कैसे आएगा इसका आंसर, हमें क्या करना है, सबसे पहले इन पे लगने वाले जितने भी फोर्सेस है उनको आइडेंटिफाई करना है। 5 kg पे नीचे की ओर लगेगा mg, यानी कितना हो गया, 50 न्यूटन ग्रेविटी। 3 kg पे नीचे की ओर लगेगा 30 न्यूटन mg, g की वैल्यू होती है 10, मास है 3, तो mg कितना हो गया, 3 इंटू 10 30, यहाँ पे हो गया 5 इंटू 10 50, ठीक है। फिर 3 kg जो 5 kg को दे रहा है नॉर्मल रिएक्शन, उसको तो बोल दिया n1,
5 केजी वापस 3 केजी को दे रहा है, उसको भी बोल दिया N1। एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं नॉर्मल रिएक्शन में। फिर 5 केजी अर्थ को जो दे रहा है उस नॉर्मल रिएक्शन को बोल दिया N2, और अर्थ वापस 5 केजी को जो दे रहा है उसको भी बोल दिया N2। ठीक है, अब हमें N1 N2 की वैल्यू पता लगा। 3 केजी को फ्री करके इधर लेके आ गए, 5 केजी को फ्री कर दिया और इनके बना दिए FBD फ्री बॉडी डायग्राम। 3 केजी में देखो फोर्स कौन कौन से लग रहे, एक तो लग रहा है ग्रेविटी 30 न्यूटन, प्लस ऊपर की ओर कौन सा लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन N1 लग रहा है, ऊपर की ओर N1 नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। फिर 5 केजी पे देखो, 5 केजी पे ग्रेविटी लग रहा है 50 न्यूटन नीचे की ओर, और N2 नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ऊपर की ओर, लग रहा है। फिर 5 केजी पे, क्योंकि देखो ये जो N1 है जो 3 केजी 5 केजी पे लगा रहा है, ये भी तो दिखाना पड़ेगा, तो ये भी दिखा दिया एक और N1 यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गए इनके FBD। फिर बैलेंसिंग कर दिया, N1 तो आ गया, N1 बराबर 30। 5 केजी पे N1 प्लस 50 बराबर क्या हो जाएगा N2, 50 प्लस N1 बराबर हो जाएगा N2। N1 नीचे, 50 नीचे, N2 ऊपर, तो N2 बराबर क्या हो जाएगा N1 प्लस 50। N1 की वैल्यू यहां से रख दी, 50 प्लस 30 यानी कि N2 कितना हो जाएगा, 80 न्यूटन हो जाएगा। ये 2 ब्लॉक सिस्टम है, जब 2 ब्लॉक, एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक के ऊपर रखा हुआ है, तो ऐसे केस में यहाँ पे और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन ऐसे निकालते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। फिर देखो 3 ब्लॉक सिस्टम है, 2 केजी, 3 केजी, 4 केजी, 5 केजी, तो ऐसे केस में N1 N2 N3 की वैल्यू निकालनी है ना। देखो सीधा सा तरीका क्या है, 2 केजी 3 केजी को किस फोर्स से धक्का दे रहा है, 20 न्यूटन से दे रहा है ना, तो 3 केजी 2 केजी को किससे दे देगा वापस, तो N1 की वैल्यू क्या होगी, 20 न्यूटन। 3 केजी 5 केजी को किस फोर्स से धक्का दे रहा है, ये 3 और 2 मिलके धक्का दे रहे हैं ना, तो ये किससे दे रहे हैं, 50 न्यूटन से धक्का दे रहे हैं, 3 2 5, 5 2 10 50, तो 3 केजी 5 केजी को किस फोर्स से धक्का दे रहा है, 50 न्यूटन, यानी कि N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 5 केजी वापस कितना दे देगा, 50 न्यूटन का धक्का दे देगा। अब 5 केजी अर्थ को 5 3 8 2 10 यानी कि किससे धक्का दे रहा है, 100 न्यूटन से, तो अर्थ भी वापस किससे दे देगा, 100 न्यूटन से धक्का दे देगा। तो 3 ब्लॉक सिस्टम में इस तरह से आप नॉर्मल रिएक्शंस की वैल्यू को निकाल सकते हैं। समझ आएगा ऐसे। एक सवाल ये है साइड दीवार का, कि साइड दीवार पे हमने कोई जैसे मान लो 5 केजी का ऑब्जेक्ट रख दिया, तो हमें अर्थ और ब्लॉक के बीच का नॉर्मल रिएक्शन निकालना है, और साइड वॉल और ब्लॉक के बीच का नॉर्मल N1 और N2 की वैल्यू पता लगानी है। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, 10 न्यूटन जो इस ब्लॉक को राइट साइड में धक्का दे रहा है, ठीक है, तो इसको करेंगे 5 केजी का फोर्स 50 नीचे की, इस साइड देगी देगी। अब फोर्सेस को बैलेंस कर लेते हैं, जो N2 है वो तो 50 के बराबर हो गया, और N1 जो है वो 10 के बराबर, तो ये N1 और N2 की वैल्यू इस तरह से आ जाती है। ठीक है, इस तरह से नॉर्मल रिएक्शन पता लगाते हैं। फिर ये कोई एंगल पे हो गया सवाल, मान लो ये यही सेम क्वेश्चन, इसमें 10 न्यूटन हम कहाँ दे रहे हैं, वर्टिकल के साथ 37 डिग्री पे दे रहे हैं, तो ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा, 10 न्यूटन का ये कंपोनेंट तो हो गया 10 cos 37, 10 न्यूटन का ये कंपोनेंट हो जाएगा 10 sin 37, तो ये तो हो गया 8 न्यूटन और ये हो जाएगा 6 न्यूटन। ठीक है, N1 N2, तो देखो N2 की वैल्यू किसके बराबर, N1 की वैल्यू देखें, N1 तो हो जाएगा 6 के बराबर, N1 तो सिंपली 6 के बराबर हो जाएगा, लेकिन N2 की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी, N2 बराबर हो जाएगा 50 प्लस 8, 58 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई फोर्स
एक्स और वाई एक्सिस के बीच में दे रखा है तो उसके क्या करने होते हैं, कंपोनेंट करने होते हैं, फिर बैलेंस करना होता है, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू हो जाती है। ठीक है, ये अब ये तो थे बैलेंसिंग वाले क्वेश्चन जिसमें नेट फोर्स जो है 0 हो रहा था। फिर आगे अपन जो क्वेश्चन लेते हैं वो उसमें बैलेंसिंग वाले नहीं है, एक्सेलरेशन निकालना। जैसे कोई 5 केजी का ऑब्जेक्ट है, इसमें 20 न्यूटन फोर्स लगाए, पूछा कि ये किस एक्सेलरेशन से आगे की ओर बढ़ेगा, तो इसका एक्सेलरेशन कैसे आएगा, F बराबर ma। तो नेट फोर्स F कितना है, 20 न्यूटन लग रहा है इस ब्लॉक पे, मास कितना है 5 इंटू एक्सेलरेशन निकालना है F बराबर ma। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 में 5 का डिवाइड किया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये ब्लॉक किस एक्सेलरेशन से जाएगा, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जाएगा। ठीक है, F बराबर ma, ये इक्वेशन हमें काम में लेनी होती है। समझ आई बात, क्लियर। तो इसी तरह के सवाल और हैं, ये भी अपने किए थे कल, टेंशन वाले और है ना, थोड़ा और रिवीजन ये कल कर लेंगे, अभी आज के लिए एक बार इतना ही रखते हैं। समझ में आया ये कैसे जीके, सो तुमने तो पढ़ रखा है, ये नोट्स होंगे तुम्हारे पास 11th के, सारी चीजें बताई मैंने, पढ़ी हुई है ना। उसके सवाल करो डीसी पांडे के। डीसी पांडे क्या आपके पास 11th की? हाँ, अभी लाए हो, नहीं लाए, कोई नहीं, तो एक बार इनसे देख के इनके क्वेश्चंस करो, है ना। आप भी ट्राई करो जो अभी तक सिखाया ना, कंस्ट्रेंट मोशन और एनएलएम, उसके